प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस अति महत्वपूर्ण क्लास में एचआर सर आप लोगों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग बड़ी गहनता से इसको सुनेंगे, पूरी क्लास देखें, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो यह मेरी क्लास उन अति महत्वपूर्ण विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है जो कि एसएससी को टारगेट करता है, जो कि रेलवे को टारगेट करता है और जो रीट को टारगेट कर रहे हैं, जो सीटेट को टारगेट कर रहे हैं। इन कंपटीशन का लेवल कुछ खास होता है। जो पुलिस को, दिल्ली पुलिस वगैरह आदि की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं उनको बताना चाहूँगा। इन आज के जो मेरे टॉपिक हैं उनकी अगर गहन अध्ययन करना आप लोगों को, अगर आपको गहन अध्ययन करना है तो मेरी अदर क्लासेज जो हैं उनके बारे में उनको आप जरूर सुनेंगे, तो आप लोगों को पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब मेरा प्रयास जो है वह आप लोगों को टॉपिक का आधारभूत ज्ञान प्रदान करना है, और जो कि लगभग 80% जो हैं इन टॉपिक्स में से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो हमने टच किया है, बोर्ड पे देखेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य से संबंधित किन महत्वपूर्ण जी के अथाह सागर है, उस सागर में से अपने काम की बातें अपने को छाटनी है। तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश आप लोगों के लिए एग्जाम में काम आएंगे और एग्जाम में जरूर आएंगे, ये ध्यान में रखना। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य जो है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। दूसरा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है, तो वृद्धर्थ है। बृहद्रथ चर्चा करेंगे। बृहद तो जानते हो आप, बृहद और बृहद्रथ बता देना, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक है और अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य का कौन सा है? बृहद्रथ है। दूसरा कंसेप्ट यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर या कौन से वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की है, तो आप क्या बताएंगे? नंद वंश के घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है। ठीक है। और किस वंश को? नंद वंश को हराकर। ठीक है, नंद वंश को हराकर कौन सा साम्राज्य स्थापित होता है मगध में, तो आप बताएंगे मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं? सिंपल से हैं, 4 शब्द हैं, आप उनको ध्यान से रख लेना, आप लोगों के एग्जाम में काम आएंगे। मौर्य साम्राज्य से संबंधित अपने इसको जो प्रश्न पढ़ते हैं, नंबर फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड कौन है? बिंदुसार। थर्ड कौन है? अशोक। ठीक है, अशोक। और लास्ट में आप ध्यान में रखेंगे वृद्धर्थ। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, अशोक। मुख्यतः 3 में से आप लोगों के 3 जो शासक हैं उनसे संबंधित आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करेंगे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह एक शूद्र शासक था। इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूं, आप ध्यान में रखेंगे। 322 से 298 इसका शासनकाल है। 322 से 298, और 297 भी दे दे तो भी आप सही मान लेना। 322 से 298 किसको हराकर? घनानंद को हराकर इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है। बहुत बढ़िया प्रश्न और निकल करके आता है। इन 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए, सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस किस शासक को कहा जाता है? सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस किस शासक को कहा जाता है, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, मैंने पिछली क्लास में बता दिया, लेकिन आप लोग फिर भी ध्यान रखेंगे, सेंड्रोकोटस कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान में रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोटस है। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम है एंड्रोकोटस। सेंड्रो एंड्रो चंद्रगुप्त, सेंड्रो एंड्रो आ जाए। सेंड्रोकोटस किस शासक को कहा जाता है, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। किसने कहा, ये अलग बातें हैं, तो आप दूसरी मेरी क्लासेज हैं उनमें आप अध्ययन कर सकते हैं, इन बातों को उनको सुन सकते हैं कि वास्तव में क्या है। तो सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे बात समझ में। अब तीसरा शब्द मैंने लिखा है सेल्यूकस निकेटर। प्रश्न आ रहा है, यहां से क्या प्रश्न बनता है? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। यह है ब्राह्मण ग्रंथों में इनको शूद्र वंश का कहा गया है कि यह शूद्र वंश से संबंधित था, और इनको महापद्म नंद व इनकी जो
रानी थी मुर्रा, उसका पुत्र भी बताया गया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट बातों की हम चर्चा कर रहे हैं। सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम है। इन्हीं को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है और एंड्रोकोटस भी कहा जाता है। आगे बात समझ में, सेल्यूकस निकेटर, यह यूनान का शासक था, यूनान का शासक, ये ध्यान में रखेंगे आप। प्रश्न क्या बनेगा कि सेल्यूकस निकेटर किसका समकालीन था? तो किस मौर्य शासक का समकालीन था? ऑप्शन में आपको मिलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल या वृद्धर्थ। तो किसका समकालीन था सेल्यूकस निकेटर? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य का। और सेल्यूकस निकेटर जो था वह किसका उत्तराधिकारी था? तो आप बताएंगे सिकंदर, सिकंदर का उत्तराधिकारी था सेल्यूकस निकेटर, जो यूनान से जिन्होंने भारत पर उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया। पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो सेल्यूकस निकेटर किसका उत्तराधिकारी था? सिकंदर का। कहां का शासक था? यूनान का शासक था। और चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन कौन था? सेल्यूकस निकेटर। इसने मगध पर आक्रमण किया था 305 में। कब किया था मगध पर आक्रमण? 305 ईसा पूर्व। बहुत बढ़िया प्रश्न अगला कि भाई सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण कब किया या मगध पर आक्रमण कब किया? तो आप बताएंगे 305 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व, ईपू। सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व। इस सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने भयंकर करारी शिकस्त दी थी, चर्चा करेंगे आगे। लेकिन आप ध्यान में रखें कि यानी कि सेल्यूकस निकेटर हार गया था और हारने के बाद इसके साथ संधि करनी पड़ी थी इसको, ठीक है। इस संधि के तहत अफगानिस्तान के इलाके चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे। और अपनी पुत्री का विवाह हेलेना, हेलेना किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? या सेल्यूकस प्रथम भी कहते हैं इसको। सेल्यूकस निकेटर या सेल्यूकस प्रथम की पुत्री का नाम था हेलेना। हेलेना, हेलन, हेलन यूनानियों के शब्द लिए शब्द अपन काम में लेते हैं। तो हेलेना जो थी वह सेल्यूकस निकेटर की क्या थी भाई? पुत्री थी। प्रश्न पूछ ले, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था जिसका विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया? तो आप क्या बताएंगे भाई? हेलेना। क्या बताएंगे? हेलेना। क्या बताएंगे? हेलेना बताएंगे। हेलेना किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का, सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था? यूनान का शासक था, याद हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसका दरबारी राजदूत था? किसके दरबार से संबंधित है मेगस्थनीज? मेगस्थनीज किसका राजदूत था? यह प्रश्न बन जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका। कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। और इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। यह पाटलिपुत्र में यानी कि पटना बिहार में रुका था मेगस्थनीज। तो इंडिका जो है इनकी बुक का नाम है। और मेगस्थनीज किसका राजदूत था? इसी का राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को क्या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया था। तो मेगस्थनीज किसका राजदूत था? प्रश्न तो ये हो गया, किसका राजदूत था? तो आप बताएंगे यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। किसके दरबार में राजदूत था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर कौन था? यूनानी शासक था, सीधी सी बात है। नेक्स्ट और देखिए, भद्रबाहु, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। मैं आपको पॉइंट इसलिए बता रहा हूं, ये चीज आप लोग याद रखें क्योंकि प्रश्न तो बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। भद्रबाहु क्या है? ये जैन भिक्षु, भद्रबाहु जो थे जैन भिक्षु थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इनसे जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। और इन्होंने भद्रबाहु को इन्हीं के निर्देशन में कौन सा धर्म ग्रहण किया था? जैन धर्म। ये जैन भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, और जैन धर्म ग्रहण किया। और अंत में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर 298 ईस्वी में अपना सल्लेखना प्रथा द्वारा यानी कि उपवास के द्वारा देह त्याग किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। कि चंद्रगुप्त मौर्य का किससे शिक्षा ग्रहण की प्रश्न बढ़ जाएगा? तो भद्रबाहु जैन धर्म। भद्रबाहु
से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की। और कौन सी विधि के द्वारा देह त्याग किया? संलेखना विधि। और संलेखना विधि में होता क्या है? उपवास द्वारा शरीर का त्याग किया जाता है। कहाँ पर मृत्यु हुई चंद्रगुप्त मौर्य की? आप बताएंगे। इन्होंने संलेखना प्रथा द्वारा जो देह त्याग किया वह कहाँ पर? श्रवण बेलगोला। और भी बातें हैं, चर्चा करेंगे अलग से क्लास, अच्छी क्लास और भी हमारी है, विस्तृत क्लास जो अलग से हमारे YouTube चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण पर्सन उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो रीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो SSC की तैयारी करना चाह रहे हैं। उनमें इनमें पर्सन तो बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक, वहां पर 298-97 ईस्वा पूर्व में अपना देह त्याग किया। कौन सी विधि के द्वारा? संलेखना प्रथा या संलेखना विधि के द्वारा, ठीक है, उपवास द्वारा देह त्याग किया चंद्रगिरी पर्वत पर। ये इस प्रकार से है। और आपको मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उसने सर्वप्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सर्वप्रथम भारत के अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की है? चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। किसकी सहायता से? आपको पता ही है ही, किसकी सहायता से की है? कौटिल्य की सहायता से। कौटिल्य का और क्या नाम है? विष्णुगुप्त की सहायता से, ठीक है, कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। मतलब कौटिल्य के और नाम है, विष्णुगुप्त भी कहते हैं कौटिल्य को, चाणक्य भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? कौटिल्य भी कहते हैं। इस प्रकार कई नाम है। तो कौटिल्य इनका गुरु था। बहुत सारी बातें अलग से कहानी बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। फिलहाल आप ये ध्यान में रखें, दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहता है? सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस, ठीक है। ग्रीक दार्शनिक जो हैं वो तो सेंड्रोकोटस कहते हैं, और ये जो एंटार्कियस व प्लूटोर्क वगैरह जो हैं, एंटार्कियस, ये क्या कहते हैं इसको? एंड्रोकोटस। मतलब सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस जो नाम है वह किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। और इसका चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन से जैन गुरु के सानिध्य में उन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया? तो आप बताएंगे भद्रबाहु। और श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर इन्होंने देह त्याग किया, निर्वाण प्राप्त किया। इसको कहेंगे कौन सी विधि के द्वारा? संलेखना विधि के द्वारा। संलेखना विधि के द्वारा। देखिए, अब हम चलेंगे नेक्स्ट, बिंदुसार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, बिंदुसार के कई नाम हैं। अमित्रोचेट्स, मद्रसार और सिंहसेन, ये ध्यान में रखना। सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस तो है चंद्रगुप्त मौर्य के, और एमित्रोचेट्स, मद्रसार और सिंहसेन, तीन नाम और ध्यान में रख लो भाई, इनके नाम है। किसके नाम है ये तीनों नाम? मित्रो मद्र सिंहसेन, ठीक है, सब हैं बिंदुसार के फैन, है ना। मित्रो मद्र सिंहसेन, क्या बोलेंगे? बोलने से भी कुछ याद हो जाता है। देखो, मित्रो चैट्स, मित्रो मद्र सिंहसेन, सब किसके हैं फैन? बिंदुसार के हैं फैन, सब बिंदुसार के हैं फैन। मित्रो मद्र सिंहसेन बोलेंगे, मित्रो मद्र सिंहसेन। याद करना जरूरी है, पढ़ने को तो किताबों में मिल जाएगा, याद करने के लिए 4 सर को सुनोगे तो मित्रो मद्र सिंहसेन, मित्रो मद्र सिंहसेन किसके नाम है? सब हो गए किसके? बिंदुसार के फैन। मित्रो मद्र सिंहसेन सब हो गए हैं बिंदुसार के फैन या बिंदु के फैन, ये ध्यान में रखना। तो एमित्रोचेट्स किसको कहा जाता है? पहले बोलेंगे बिंदुसार को। एमित्रोचेट्स किसको कहा जाता है? बिंदुसार को। मद्रसार किसको कहा जाता है? बिंदुसार को। सिंहसेन किसको कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है। याद रखना जरूरी है। पहली बात तो ये कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम बिंदुसार के लिए काम में नहीं लिया गया है या बिंदुसार को नहीं कहा गया है? इस प्रकार से प्रश्न मिलेगा। ऑप्शन 1 एमित्रोचेट्स कहा गया है बिंदुसार को, यस सर। फिर नेक्स्ट मद्रसार बिंदुसार को कहा गया है, यस सर। फिर सिंहसेन कहा गया है, यस सर। फिर सेंड्रोकोटस कहा गया है, नो सर। सेंड्रोकोटस किसको कहा गया है? आप बताएंगे सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। और बाकी के ये 3 शब्द जो हैं वो किसके लिए? बिंदुसार के लिए हैं। कौन कौन से?
मित्रों मद्र सिंह सैन सब हो गए हैं बिंदुसार के फैन। अमित्रोचैट्स, मित्रों के साथ चैट करते हैं यूनानी शासकों ने या यूनानी लेखकों ने इनको अमित्रोचैट्स कहा है। किसको कहा है? बिंदुसार। प्रश्न क्या बन गया? और प्रश्न बनता है, संभावना सारी याद होनी चाहिए। यूनानी लेखकों के अनुसार अमित्रोचैट्स किस मौर्य शासक को कहा गया है? यूनानी लेखकों ने अमित्रोचैट्स किस मौर्य शासक को कहा गया है? तो क्या आंसर आना चाहिए? तो बताएंगे बिंदुसार को। फिर वायुपुराण में मद्रसार किसको कहा गया है? मद्रसार किसको कहा गया है? तो आप बताएंगे बिंदुसार को। और जैन ग्रंथों में सिंह सैन किसको कहा गया है? तो आप बताएंगे बिंदुसार। ठीक है, प्रश्न और देखिए। इन 3 बातों पर हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मेहनत करना जरूरी है। मेहनत करेगा वो ही जीतेगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न ये भी बन सकता है कि बिंदुसार को निम्नलिखित में से कौन से लेखकों ने अमित्रोचैट्स भी कहा है? तो इस प्रकार से भी आप ध्यान में रखेंगे मित्रों। अमित्रोचैट्स यूनानी, मद्रसार वायुपुराण, सिंह सैन जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? सिंह सैन कहा गया है। सिंह सैन, बिंदुसार को सिंह सैन कहा है जैन ग्रंथों में, वायुपुराण में, बौद्ध ग्रंथों में। इस प्रकार से यूनानी लेखकों में, यूनानी ग्रंथों में तो क्या आना चाहिए? जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? सिंह सैन कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सुदूरवर्ती दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध में मिलाया। मतलब उत्तरी भारत पर, मगध पर जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उन्होंने दक्षिणी भारत पर ज्यादा आक्रमण नहीं किए, उनको जीता नहीं। तो किसने? सुदूरवर्ती दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध में मिलाने वाला मौर्य शासक है। ये पूछा जाएगा आप लोगों से। सुदूरवर्ती दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों को जीतकर, दक्षिण भारत के, उत्तरी भारत में आते हैं, अपन मैप से अलग से समझेंगे। आप अलग मेरी यूट्यूब चैनल और देखते रहें, वहां पर बहुत ही अच्छी शैली में आप लोगों को इनको कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। तो सुदूरवर्ती दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध में मिलाया कौन से शासक ने? बिंदुसार ने। किसने मिलाया भाई? बिंदुसार ने मिलाया। और देखिए निम्नलिखित में से कौन से, यहां पर देखिए बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहले बार अशोक को उस विद्रोह को दबाने के लिए, उस विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा? अशोक को भेजा गया। फिर किसको भेजा? सुसीम को भेजा गया। अशोक व सुसीम दोनों को भेजा गया। पहली बार तो किसको भेजा? तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सर्वप्रथम किस शासक को भेजा? तो बिंदुसार ने किसको भेजा था? अशोक महान को भेजा था। किसको भेजा था? अशोक महान को भेजा था। और फिर दूसरी बार, ध्यान रखना प्रश्न की शैली आप लोगों से किसी भी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न को शुरू से लेकर के अंत तक बड़े ध्यान से पढ़ना होता है और फिर अपने को देखना होता है, आंसर देना होता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में दूसरे विद्रोह को कुचलने के लिए या दबाने के लिए या फ्रांसीसी भाषा में शांत करने के लिए किसको भेजा गया? तो क्या बताएंगे? सुसीम को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? सुसीम। और पहली बार किसको भेजा गया था? किसको भेजा गया था? अशोक को भेजा गया था। प्रश्न और दूसरी शैली में और पूछ लेते हैं। बिंदुसार के समय कहां पर 2 बार विद्रोह हुए? तो आप बताएंगे तक्षशिला में। कहां पर हुए? तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए थे। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब प्रत्येक के भारत का, मगध साम्राज्य का यूनानी साम्राज्य से संबंध हो चुका था, ईरानी साम्राज्य से संबंध हो चुका था, मिस्र से संबंध हो चुका था। यहां से यहां तक की लड़ाई हो रही थी। किन किन के बीच में? भारत यानी कि मगध साम्राज्य, उस समय भारत मगध साम्राज्य ही था एक तरह से, और फिर यूनानी साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य। इनकी संस्कृतियों को आप रीड करना, मेरी अलग से क्लास आप लोगों के लिए आ रही है, तो आप ध्यान में रखेंगे। डायोमेकस और डियानीसियस, बिंदु डाई डियानी आप ध्यान में रखेंगे। डायोमेकस किसका राजदूत था, या किसके राज दरबार में राजदूत था? किसके दरबार में राजदूत था? या डायोमेकस किससे संबंधित है? ये भी पूछ लेंगे। डायोमेकस और डियानीसियस, डायोमेकस डियानीसियस, डायोमेकस डियानी, डायोमेकस डियानीसियस, डायोमेकस डियानीसियस। डायोमेकस किसका
किसके दरबार में था? बिंदुसार के दरबार में था। डायोमेकस, ठीक है, डाई लगा लो, बिंदु भी लगा लो, याद हो जाएगा। डाई डाई आ रहा दोनों में, डायोमेकस बिंदुसार, डायोमेकस बिंदुसार, बिंदी भी लगा लीजिए, डाई भी लगा लीजिए। डायोमेकस और डियानीसियस, डायोमेकस डियानीसियस याद करना बेटा। अगर याद नहीं करेंगे, इनको दिमाग में फीड नहीं करेंगे। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। क्या नाम था? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी। ये आप लोग क्लियर ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जाता है। मेगस्थनीज किसके राज दरबार में यूनानी राजदूत नियुक्त था? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। या मेगस्थनीज किसका समकालीन था? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसका राजदूत था? तो आप बताएंगे सेल्यूकस निकेटर था। किसके दरबार में था? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। सिंपल सी बात है। और सराउंडिंग हिस्टोरिकल एज चारों तरफ से जो बनता है, उससे संबंधित प्रश्न को चारों तरफ से घुमा के देख लीजिए कि यहां से प्रश्न तो बनता है। प्रश्न बन गया डायोमेकस, बिंदुसार के दरबार में डायोमेकस किसका राजदूत था? तो आप बताएंगे एंटियोकस, एंटियोकस, डायोमेकस एंटियोकस प्रथम। डायोमेकस किसका था? एंटियोकस प्रथम का था। एंटियोकस प्रथम कौन सा था? यूनानी, ध्यान रखना, यूनानी शासक था। अब आप लोगों से यहां से भी प्रश्न बनता है। देखो, इतना ये छोटे प्रश्न मैंने बता रखे, लेकिन इतने छोटे नहीं है। आप लोगों को इनको समझना जरूरी है। बच्चों में या विद्यार्थियों में यही समझ अगर डेवलप हो जाएगी कि प्रश्न को कैसे रीड करें, तो ही वह कंपटीशन फाइट कर सकता है और इजीली प्रथम प्रयास में सफलता हासिल कर सकता है, अगर इस प्रकार से पढ़ेगा तो। डायोमेकस किसका राजदूत था? तो आप बताएंगे एंटियोकस का। डायोमेकस किसका राजदूत था? एंटियोकस का था। एंटियोकस कौन था? यूनानी शासक था, यूनान का शासक था। अब यूनान के शासक, अब प्रश्न यहां से भी बन रहा है कि ये एंटियोकस किस मौर्य शासक के समकालीन था? प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। एंटियोकस किस मौर्यकालीन शासक का समकालीन था? तो एंटियोकस जो था वो बिंदुसार का समकालीन था। किसका समकालीन था? बिंदुसार का समकालीन था। यूनानी साम्राज्य के नीचे ही मिस्र की सभ्यता है। तो मिस्र का एक और राजा है फिलोडेल्फस, जिसको टोलेमी सेकंड भी कहते हैं। फिलोडेल्फस, फिलोडेल्फस का भी राजदूत बिंदुसार के दरबार में था और उसका क्या नाम था? डियानीसियस। देखिए, डियानीसियस, डियानीसियस किसका राजदूत था? डियानीसियस किसका राजदूत था? आप बताएंगे फिलोडेल्फस का राजदूत था। ये थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर आप लोगों को करनी है। यहाँ पर 5-10 मिनट रुक करके याद करके दीवार को बता देंगे, अपनी सिस्टर को बता देंगे, अपनी माता जी को बता देंगे, पिताजी को बता देंगे, भाई जी को बता देंगे, वरना HR सर को फिर से कमेंट्स करके बता देंगे, तो आप लोगों के दिमाग में फीड हो जाएगा। 2 शब्द आप इन पे वर्क करना है, अभी भी वर्क करना है। डायोमेकस, डायोमेकस किसका राजदूत था? तो आप बताएंगे एंटियोकस का। डायोमेकस एंटियोकस, डायोमेकस एंटियोकस, डायोमेकस एंटियोकस। और डियानी फिलोडेल्फस, डियानी फिलोडेल्फस। फिलोडेल्फस कहाँ का शासक था? ये मिस्र का शासक था। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी हम कहते हैं। तो डियानीसियस किसका राजदूत था? फिलोडेल्फस का राजदूत था। फिलोडेल्फस का दूसरा क्या नाम है? टोलेमी द्वितीय, टोलेमी द्वितीय, ठीक है। किसके दरबार में थे? बिंदुसार के दरबार में। यानी कि बिंदुसार के दरबार में 2 तो राजदूत, कौन कौन से? विदेशी शासकों के राजदूत कौन कौन से? एक तो यूनान का और एक मिस्र का। यूनान का जो था राजदूत का क्या नाम था? डायोमेकस। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत था, कौन था? प्रश्न पूछ ले, बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? तो आप बताएंगे डायोमेकस। क्या बताएंगे? डायोमेकस। दूसरा प्रश्न, बिंदुसार के दरबार में मिस्र का राजदूत कौन था? तो आप बताएंगे डियानीसियस, डियानीसियस, ठीक है, ठीक है। अब प्रश्न क्या? बिंदुसार किस यूनानी शासक का समकालीन था? तो आप बताएंगे एंटियोकस प्रथम। इसका एंटियोकस प्रथम। और प्रश्न देखिए, बिंदुसार किस मिस्र के शासक के समकालीन था? तो फिलोडेल्फस। या मिस्र के कौन से शासक का राजदूत बिंदुसार के दरबार में था? तो आप बताएंगे फिलोडेल्फस का। फिलोडेल्फस का दूसरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे टोलेमी द्वितीय। क्या नाम है? टोलेमी द्वितीय। महत्वपूर्ण प्रश्न है, फीड करते रहें, रीड करते रहें।
ये पर्सन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जब हम कह रहे हैं आपको पूछे जाते हैं तो इनको क्या करना है, याद ही करना है। अगर याद कर लिया, दिमाग में फीड कर लिया, तो दोबारा से कहीं इंस्टीट्यूट में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं है। एचआर सर आपको होम घर में ही ट्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी फ्री में। नेक्स्ट देखिए, अशोक का शासनकाल जो है वह है 272 से 232 ईस्वी में। क्या पर्सन बनता है, बहुत सारे पर्सन है इनमें, मतलब अगर 500 पर्सन भी बनाओगे ना तो वो 500 पर्सन बन जाता है आप लोगों में। लेकिन कह रहा हूं ना, जीके का अथाह सागर है, अपने काम की बात जो छांट लेता है वह सिकंदर होता है, वही कंपटीशन फाइट करता है। तो देखिए अशोक का शासनकाल 272 और 232, दोनों में 22 आ रहा है। अशोक 272, ठीक है। इसने 272 के बाद, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक जो है वह मगध का शासक बनता है। 272 से लेकर के 232 तक इसका शासनकाल है। लगभग 40 वर्षों तक इसने शासन किया था। प्रश्न देखिए, प्रथम किसे संबंधित, अशोक से संबंधित। अशोक से संबंधित क्या प्रश्न, एक कथन के रूप में आप लोगों से प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बना। तो क्या आएगा, जैन अनुश्रुति। किसके अनुसार, जैन अनुश्रुति के अनुसार। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जो शासन वह राजा बना था, शासक बना। पिताजी बिंदुसार की इच्छा नहीं थी, ठीक है। तो किसके अनुसार, जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बना, ठीक है। और देखिए, मतलब अशोक जो था वह शासक बनने लायक नहीं था, यानी कि जो बिंदुसार जो था उसको बनाना नहीं चाहता था, उसका अधिकारी कुछ और थे। देखो, सिंगली अनुश्रुति के अनुसार, सिंगली अनुश्रुति महाबोधि वंश और तारानाथ। देखिए पर्सन, पूरे मौर्य साम्राज्य के इंपोर्टेंट पर्सन की चर्चा कर रहे हैं हम। सिंगली अनुश्रुति, महाबोधि वंश और तारानाथ। तारानाथ ने, लामा तारानाथ इसका पूरा नाम है। तारानाथ को आप ध्यान से देखेंगे, ऐसा नहीं है ये भी तारा है। लामा तारानाथ, इसने तिब्बत का इतिहास लिखा है। तो तिब्बत के इतिहास के बारे में लिखा है। इसमें यह क्या कह रहा है और महाबोधि वंश क्या कह रहा है, सिंगली अनुश्रुति में क्या कह रही है, तीनों ये कह रहे हैं कि अशोक ने अपने 99 नोट आउट, 99 नोट आउट मतलब 99 भाइयों को मारकर वह शासक बना था। 99 भाइयों को मारकर शासक बना था। किसने, पर्सन क्या बन जाएगा, पर्सन कैसे बनेगा, अब पर्सन इस प्रकार से बनेगा कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर या उनका वध करके शासक बना। किस ग्रंथ के अनुसार, तो ऑप्शन ए सिंगली अनुश्रुति, ऑप्शन बी महाबोधि वंश, ऑप्शन सी तारानाथ के अनुसार, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। सिंगली अनुश्रुति, महाबोधि वंश और लामा तारानाथ सभी के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर शासन मगध का साम्राज्य हासिल किया था। और इस कार्य के लिए अशोक को 4 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे, 4 वर्ष। मतलब उसने सत्ता तो लगभग 273 ईस्वी में ही हत्या ली थी, लेकिन उन्होंने राज्याभिषेक हुआ था अशोक का। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, तो 269 ईसा पूर्व में हुआ। 269 याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, 269, 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व में हुआ। अब सत्ता पर कब्जा कब हुआ इसका, अशोक ने मगध की साम्राज्य पर कब्जा 273 में, मतलब पहले ही कर लिया था, राज्याभिषेक बाद हुआ। राज्याभिषेक नहीं हुआ था अशोक का 4 साल तक। तो क्यों नहीं हुआ भाई, भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। इन्होंने 99 जो ब्रोदर्स हैं उनको मारना पड़ा अशोक को, और तब जाके कोई अशोक महान बना है। तो देखिए नेक्स्ट, राज्याभिषेक कब हुआ, 269 ईसा पूर्व में। सत्ता पर कब्जा हुआ 273 में, और राज्याभिषेक हुआ 269 में, 4 साल बाद। देखिए अब राज्याभिषेक के कई महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से निकल करके आते हैं अशोक के, कि कश्मीर पर
आक्रमण या कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में कब लिया? तो राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, राज्याभिषेक के इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ऑप्शन में यही मिलेंगे आप लोगों को कि अशोक ने कश्मीर व खोतान पर को अपने अधिकार में कब लिया? तो आप बताएंगे राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष बाद या 7वें वर्ष में, 7वें वर्ष में आप बताएंगे। फिर अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ये विहार जिसको कहेंगे युद्ध करना छोड़ करके और कौन सा धम्म यात्रा शुरू कर दी थी, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उनका मन इतना नरसंहार देख करके विचलित हो गया था और इस विचलन इतना विचलित हो गया कि उन्होंने युद्ध करना ही त्याग दिया और एक तरह से हिंसा करना छोड़कर अहिंसा का पाठ उसने पढ़ा और लोगों को शिक्षा देने लग गए। तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन अशोक के शासनकाल, अशोक के दिनचर्या में, इसके शासन प्रणाली में या फिर उसके जिसको धर्म में एक आमूलचूल परिवर्तन होता है। और वह कौन सा धर्म ग्रहण करता है? बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। कब? तो प्रश्न क्या बनता है अपने लायक कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? कलिंग उड़ीसा में है वर्तमान में, तो 261 ईसा पूर्व में। और दूसरे प्रकार से पूछा जाए 261 कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न तो बनता है। 8वें वर्ष। और झा एंड श्रीमाली की हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में बता रखा है। तो अगर ऑप्शन में 7वें वर्ष हो, 9वां वर्ष हो, 11वां वर्ष हो और 13वां वर्ष हो तो आप 9वें वर्ष पे भी टिक लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रमाणिक पुस्तक है। जनरली अन्य बुक्स में 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर उसने आक्रमण किया, यह आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की धम्म यात्रा की। 10वें वर्ष में बोध गया की धम्म यात्रा की। धम्म यात्रा क्या होती है कि व्यक्ति के जो नैतिक आदर्शों का प्रचार करने के लिए, नैतिक आदर्शों को बनाए रखने वाले जो उपदेश अशोक के द्वारा दिए गए उनको धम्म शिक्षा कहते हैं। और इसके तहत ही इन्होंने जो यात्रा की, बोध गया की यात्रा की, कब की? 10वें वर्ष में। ये ध्यान में रखेंगे, अशोक ने बोध गया की धम्म यात्रा कब की? आंसर होगा राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में। फिर कपिलवस्तु की यात्रा की 20वें वर्ष में। 20वें वर्ष में क्या? कपिलवस्तु की यात्रा। देखो मैं पढ़ाने को तो वैसे ही पढ़ा देता, लेकिन याद करना जरूरी है, फोकस करना जरूरी है। बोध गया 10वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की धम्म यात्रा की, 20वें वर्ष में कपिलवस्तु की यात्रा की, 14वें वर्ष में, ये और ध्यान में रखना, इसने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, धम्म महापात्रों की नियुक्ति की 14वें वर्ष में। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि धम्म महापात्रों की नियुक्ति किस मौर्य शासकों ने की? बहुत बढ़िया प्रश्न है। धम्म महापात्रों की नियुक्ति किस मौर्य शासक ने की? तो अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। किसने की भाई? अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की, जिसका काम था कि जो नैतिक आदर्श हैं, अहिंसा का जो पाठ है, उनका प्रचार प्रसार करना, और अपन यूँ कहेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य कार्य था। कल्याणकारी कार्य करना, दानशीलता के लिए प्रेरित करना लोगों को, ये धम्म महापात्रों का कार्य था। तो धम्म महापात्रों की नियुक्ति अशोक ने कब की? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष। ठीक है, धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। और देखिए, किस मौर्य शासक को बुद्ध शाक्य कहा जाता है? बुद्ध शाक्य बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस मौर्य शासक को बुद्ध शाक्य कहा जाता है। बुद्ध शाक्य बोल रहा हूं कि समझ में आ जाएगा आपको, उच्चारण से नहीं कम दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं। बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य किस मौर्य शासक को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अशोक बुद्ध शाक्य है। अशोक क्या नाम है अशोक का? बुद्ध शाक्य। अशोक का बुद्ध शाक्य नाम है, और भी नाम है, चर्चा कर रहे हैं आगे। बुद्ध शाक्य है, लेकिन प्रश्न एक और आएगा, घुमा करके प्रश्न पूछ लेंगे।
कि निम्नलिखित में से कौन से शिलालेखों में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, तो आंसर लिखेंगे लघु शिलालेखों में। कौन से शिलालेखों में? लघु शिलालेखों में। शिलालेखों के संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे अपन शामिल नहीं कर रहे हैं, काम की बातें शामिल कर रहे हैं। एक देखिए, एक प्रश्न और आ जाता है कि कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है? तो आप बताएंगे 13वें शिलालेख से। अशोक 13 कलिंग युद्ध, ऐसे याद कर लेंगे। अशोक 13 कलिंग युद्ध, यानी कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। और लघु शिलालेखों में अशोक को क्या कहा गया है? बुद्ध शाक्य कहा गया है। और जो अन्य शिलालेख हैं उनमें अशोक का नाम देवनाम प्रिय भी कहा गया है, देवनाम प्रिय दर्शी भी कहा गया है, देवनाम प्रिय दस्सी भी कहा गया है। तो देवनाम प्रिय दर्शी या देवनाम प्रिय दस्सी किसका नाम है? देवनाम प्रिय, जो देवताओं को जो नाम प्रिय है, देवनाम प्रिय किसको कहा गया? अशोक को कहा गया। बुद्ध शाक्य किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है। देवनाम प्रिय दर्शी किसको कहा गया है? तो वो भी अशोक को कहा गया है। ये बात ध्यान में रखेंगे। अमित्रोचेट्स किसको कहा गया है? तो आप बताएंगे बिंदुसार को कहा गया है। मद्रसार किसको कहा गया है? बिंदुसार को कहा गया है। तो ये बातें आप लोग याद में रखेंगे, यहां प्रश्न तो बनते हैं। अब और देखिए, अभिलेखों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है, याद रखना। और कुछ पश्चिमोत्तर भारत के जो अभिलेख हैं, उत्तर पश्चिम भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहाँ से अफगानिस्तान थोड़ा ऊपर चला गया, उत्तर पश्चिमी भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो कौन सी लिपि के हैं? खरोष्ठी लिपि के हैं। अधिकांश अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? खूब बार प्रश्न आता है, तो आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि में है। अशोक ने ब्रह्मा जी का आदेश मानकर ब्राह्मी लिपि लिखी है, याद कर लेना कुछ भी। ब्राह्मी लिपि में अधिकांश अभिलेख, अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। और उत्तर पश्चिमी भारत के जो अभिलेख हैं, या पश्चिमोत्तर भारत या उत्तरी पश्चिमी भारत अपन कह सकते हैं, वहां पर कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि है। कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। और इसके अलावा कुछ ग्रीक या अरामाइक लिपि में है। यानी कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो कौन सी लिपि में हो गए? एक तो ब्राह्मी लिपि में भी है, दूसरी खरोष्ठी लिपि में भी है, तीसरी अरामाइक लिपि में भी है, और चौथी ग्रीक लिपि में भी है। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन में इन चारों में से कुछ भी दे लें तो आप उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जनरली चूज करना। लेकिन अगर शैली ऐसी हो कि अशोक के अभिलेख, अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है, तब तो ब्रह्मा जी को याद करना भाई, ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अशोक की जो शिलालेखों की खोज किसने की है? अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा? तो क्या लिखेंगे? श्री पादरे टिपेनथेलर, ध्यान रखना, श्री पादरे टिपेनथेलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की 1750 ईस्वी में। कब? 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? श्री पादरे टिपेनथेलर। याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत सारे पर्सन है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन इनमें है। और सर्वप्रथम इस अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले इतिहासकार हैं जेम्स प्रिंसेप। 1837 में इनकी जो लिपि है उसको पढ़ा किसने? प्रिंसेप, याद रखना, जेम्स प्रिंसेप। 1837 1837 ईस्वी में इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखना। अब और देखिए, अशोक की मृत्यु के बाद, मृत्यु 232 मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्षों तक इसके उत्तराधिकारियों का शासन रहा। वहां से थोड़े थोड़े महत्वपूर्ण प्रश्न अपन लेके आए हैं। कुणाल, अशोक का जो पुत्र था कुणाल का एक और नाम है धर्म विवर्धन। क्या नाम है? धर्म विवर्धन। दिव्यावदान जो ग्रंथ है उसमें अशोक का पुत्र है कुणाल को क्या कहा गया है? कुणाल को कहा गया है धर्म विवर्धन। प्रश्न आ गया। अंत तक आप लोग बने रहें, याद करते रहें, ध्यान देते रहें,
क्योंकि वो ही स्टूडेंट सक्सेस होता है जो शुरू से लेकर के अंत तक क्लास सुनता है ध्यान से। ठीक है, तो धर्म विवर्धन किसे कहा गया है? कुणाल। कुणाल धर्म विवर्धन है, कुणाल धर्म विवर्धन है, कुणाल ही धर्म विवर्धन है, याद रहेगा, कुणाल ही धर्म विवर्धन है। किसमें कहा गया है धर्म विवर्धन? किसमें कहा गया है? दिव्यावदान। ये थोड़ा डीप है, आप इतना भी ध्यान में रख लेंगे धर्म विवर्धन है तो एसएससी में प्रश्न बनता है। ठीक है, जल्लोक। ठीक है, अशोक के बाद कश्मीर का शासक कौन बना था? जल्लोक था। जल्लोक कश्मीर का शासक था। ठीक है, जल्लोक कहाँ का शासक था? कश्मीर का शासक था। कौन सा मौर्य शासक कश्मीर का शासक था? जल्लोक। दशरथ जो था वह कुणाल का पुत्र था। दशरथ किसका पुत्र था? कुणाल का पुत्र था, इंपॉर्टेंट पर्सन है। और दशरथ ने नागार्जुनी गुफाओं को आजीविक, जो बौद्ध आजीविक हैं उनको दान में दिया था, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। ठीक है, किस मौर्य शासक ने नागार्जुनी गुफाओं को आजीविकों को दान में दिया? तो क्या आएगा? दशरथ। आजीविकों को दान में नागार्जुनी शाखा को देने वाले मौर्य शासक का क्या नाम है? दशरथ। ठीक है, और वृद्धर्थ अंतिम शासक है। वृद्धर्थ कौन सा शासक है? अंतिम शासक है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट है वृद्धर्थ। कौन है? वृद्धर्थ। वृद्धर्थ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट है। इस वृद्धर्थ को पुष्यमित्र शुंग, जो इनका ब्राह्मण मंत्री था, उन्होंने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद मतलब मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश आएगा। ये भी आप ध्यान में रखना कि मगध साम्राज्य के हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद नंदवंश, नंदवंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद फिर आ गया शुंग वंश। कौन सा आ गया? शुंग वंश। आगे चर्चा करते रहेंगे, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको इस क्लास को बार बार सुने और फिर सही ऑप्शन चुने। आपका जो लक्ष्य है आपको जरूर हासिल होगा। इसी मनोकामना के साथ दीजिए इजाजत एचआर सर को नेक्स्ट अच्छी क्लास के लिए। थैंक यू।